गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। मैं आप लोगों को आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कल के वीडियो मैंने आपको 1909 के बारे में बताया था, उसी के आगे आज हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को पहली बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम को। यह भारत सरकार अधिनियम 1909 के असफल होने के बाद में 1919 आया, क्योंकि उससे पहले स्वशासन की मांग, भारत में 1916 में होम रूल लीग और की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हो गया और सांप्रदायिक आधार पर जो भारत को बांटा था उसके प्रति असंतोष जाहिर होने लगा। और उधर मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट एक आई जिसमें बताया कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है वो सब अक्षम शासन किया जा रहा है। इसलिए उसके सुधार के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया। सर्वप्रथम इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन शब्द की उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द जो था इसका किस प्रकार प्रयोग किया गया, स्पष्ट इसके बारे में बताया गया कि हम लोग किस प्रकार से इसके प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरी चीज, अभी तक भारत सचिव जो था, इंग्लैंड में बैठा था भारत सचिव, उसका खर्चा जो था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद में भारत सचिव का खर्चा ब्रिटिश राजस्व से दिया गया। भारत सचिव का खर्च या वेतन कहां से दिया जाने लगा? ब्रिटिश राजस्व से। इससे पहले क्या था? भारतीय राजस्व से देते थे, लेकिन इसके बाद से कहां से दिया गया? ब्रिटिश राजस्व से भारत सचिव का खर्च प्रदान किया गया। और एक और चीज इसमें सुधार किया गया, जितने भी सदस्य थे भारत परिषद में, सदस्यों की संख्या जो थी वो एक फिक्स कर दी गई। भारत परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम इसमें 8 कर दिया और अधिकतम 12 कर दी। न्यूनतम कितनी कर दी भैया? 8 कर दी और अधिकतम कितनी कर दी? 12 कर दी गई। और भारत सचिव जो था उसकी सहायता के लिए इसी अधिनियम में एक हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, क्योंकि भारत सचिव के ऊपर बहुत सारा वर्क रहता था, तो थोड़ा सा वर्क उसका हल्का करने के लिए क्या कर दिया? हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी भारत में। इसके बाद में देखें, इसका महत्वपूर्ण अगर कोई पॉइंट है तो उसके बारे में देखते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत की गई। चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1919 के तहत ही महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार
प्रदान किया गया। पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार इसी के तहत प्रदान किया गया था। और जो सांप्रदायिक 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव डाली थी अंग्रेजों ने, उसका विस्तार कर दिया इसके माध्यम से। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचक मंडल और निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान कर दिया गया, क्योंकि पिछले 1909 वाले में केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल रखा था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। 2 सदन बना दिए गए, एक राज्य परिषद जिसको उच्च सदन कहते हैं, जो आज की डेट में अगर देखा जाए संसद में तो क्या हो गया, राज्य परिषद मतलब राज्यसभा हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च परिषद बोलते हैं। दूसरा विधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन। यह व्यवस्था कर दी गई। केंद्र में द्विसदनात्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, जितने भी पॉइंट बता रहा हूं, हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आपको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इनको आपको लिखते भी रहना है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार इसको आप देखें, वीडियो को देखें, अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रही वो देखते, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। द्वैध शासन की शुरुआत कर दी प्रांतों में। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन बहुत बार पूछा गया है। द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में की गई थी। द्वैध शासन के जनक पूछा जाता है तो ये लियोनिल कार्टिस थे। इन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक डायरकी में उल्लेख किया है। द्वैध शासन के बारे में अपनी पुस्तक डायरकी में उल्लेख किया गया है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अगर हम द्वैध शासन को थोड़ा आसान भाषा में समझें तो अगर देखते हैं, द्वैध शासन मतलब एक केंद्रीय विषय अलग कर दिए गए और प्रांतीय विषय अलग कर दिए गए। इस प्रांतीय विषय को अगर लेकर के देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक, तो उसमें एक सुरक्षित विषय था और दूसरा था हस्तांतरित विषय। 2 विषय बनाए गए जिन पर विचार होता था। सुरक्षित विषय में अगर हम देखें तो राजस्व आता था, न्याय, वित्त, पुलिस आदि जो सब थे, ये सब कहाँ थे? सुरक्षित विषय में थे। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ये सब कहाँ थे? हस्तांतरित विषय में। सुरक्षित विषय में निर्णय जो था वो गवर्नर अपनी परिषद की सलाह से करता था। गवर्नर जो था अपनी परिषद की सलाह से करता था।
और हस्तांतरित विषय में गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था और इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए प्रति उत्तरदायी था। तो इसी शासन को, इसी विषयों को एक गवर्नर के माध्यम से दो जगह बट गया था, दो हिस्से में बट गया। इसी को बोले हैं द्वैध शासन बोले थे, और ये आसान भाषा में बिल्कुल बताया गया है। क्या था? द्वैध शासन, जिसके बारे में लियोनेल कार्टिस इसका जनक था। पुस्तक इसकी दायर की थी 1919 में। द्वैध शासन प्रांतों में शुरू हुआ था। ये चीज हो गई द्वैध शासन से संबंधित। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं इससे महत्वपूर्ण क्या क्या पॉइंट थे। अगर आगे हम देखें भैया, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इसी में भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो किस अधिनियम में किया गया? 1919 के अधिनियम में किया गया। और भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार इसको नियुक्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया। भारत सचिव को किसकी? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अगर अगला पॉइंट हम देखें तो इसी में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से इसी अधिनियम में अलग कर दिया गया था। केंद्र और राज्य में प्रशासनिक शक्तियां जो थी, प्रशासनिक शक्तियां, इनका विभाजन किया था। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, केंद्र को अलग कर दिया और राज्य को अलग कर दिया। उसमें आपको मैंने दो शासन में दो हिस्से में बांट करके आपको ऊपर बताया था। ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति और कर को आधार बनाया। संपत्ति और कर को आधार बनाया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी थे 1919 से, वो मैंने आप सबको बता दिया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन आते हैं कोई भी। आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसके बाद में द्वैध शासन की 1900 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। लियोनिस कार्टिस जनक थे। इसके बाद डायर की पुस्तक किसकी है? लियोनिस कार्टिस की है। ये इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है वो सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं। आपको इन सभी को नोट कर लेना है, एक बार पढ़ते रहना है। आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, खास करके यूपीएससी का जो पेपर होने वाला है उसमें अच्छे से पूछे जाते हैं। उसमें बहुत पॉलिटी का बहुत अधिक योगदान होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।